जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ASGK20 में। हम आप वीडियो में एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए एक ऐसा 50 जीके के क्वेश्चंस का साथियों मॉक टेस्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो मैं कहूंगा जीके आपकी शानदार हो जाएगी। जीके में साथियों आप स्ट्रांग हो जाएंगे और जीके में साथियों यहां से कई सारे क्वेश्चंस आप अपने एसएससी जीडी की परीक्षा में साथियों डायरेक्ट देखेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा, इनको आपको ध्यान रखना है और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा वहां से क्वेश्चंस बनेंगे तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है। अगर क्लास में आपने एंट्री की है तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा, बड़े ही धैर्य से देखिएगा साथियों इस क्लास को। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा कि ट्यूबलाइट में साथियों आर्गन गैस भरी जाती है, नियॉन गैस भी भरी जाती है, क्रिप्टॉन गैस भी साथियों ट्यूबलाइट में होती है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भैया जो आर्गन गैस है ना, आर्गन गैस, इसकी खोज किसने की? तो एक छोटा सा नाम मैं आपको बताता हूँ साथियों, रैमजे। रैमजे ने ही साथियों आर्गन गैस की खोज की है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक और सवाल साथियों आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि जो वायुमंडल में साथियों सबसे अधिक मात्रा में जो एक अक्रिय गैस होती है तो वो कौन सी होती है? वो आर्गन गैस ही होती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, साथियों संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर सहजानंद सरस्वती के साथ जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। अगर आपसे साथियों पूछा जाए दशकीय जनगणना की, क्या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दशकीय, ठीक है ना, क्या आपसे पूछ लिया जाए साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई? तो मैं कहूंगा दशकीय जनगणना की शुरुआत जो हुई थी साथियों वो अमेरिका देश से हुई थी। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना, भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से हुई साथियों? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हुई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विख्यात जो भारत माता का मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो भारत माता का मंदिर साथियों कहां पर स्थित है देखिए और मुझे बताइए। मैं कहूंगा वाराणसी में स्थित है। अच्छा, यहां पर अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि छोटा इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है? क्या छोटा इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है? तो आपको साथियों लखनऊ बता देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए वाराणसी को ही साथियों मोक्ष नगरी कहा जाता है। यह बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अच्छा आपसे पूछ ले कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, साथियों जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? वाराणसी को ही मंदिरों का शहर कहा जाता है। उसके अलावा एक और सवाल आपसे बनता है कि भारत की धार्मिक राजधानी किसे कहते हैं? क्या भारत की धार्मिक राजधानी साथियों किसे कहते हैं? तो भारत की धार्मिक राजधानी साथियों वाराणसी को ही कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर साथियों बताइए, कह रहे कि मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में पीतमपुर को साथियों ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों यहाँ पर अगर बात करें, चलिए भाई उसके बाद देखिए पहली यहाँ पर बांध है और उसके बाद साथियों नदी है। आपको बताने की इनमें से कौन सुमेलित नहीं है साथियों, देखकर मुझे बताइए आंसर आपका क्या होगा। देखिए जो गंडक बांध परियोजना है ये तो गंडक नदी पर है। जो उकाई बांध परियोजना है साथियों, क्या ये ताप्ती नदी पर है? मैं कहूंगा हाँ ताप्ती नदी पर है, ठीक है ना। लेकिन काकरापार बांध परियोजना की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों ये भी ताप्ती नदी पर है, ये साबरमती नदी पर नहीं है, ये ताप्ती नदी पर है। उसके अलावा सरदार सरोवर बांध परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। तो मैं कहूंगा कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो दारा शिकोह के साथ जाएगा, यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम साथियों कौन था? तो दारा शिकोह था। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें, आपको मालूम होगा कि ताजमहल का निर्माण साथियों, ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया, ठीक है ना। लेकिन सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि ताजमहल की रूपरेखा को किसने तैयार किया? क्या अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल
ताजमहल की रूपरेखा को किसने तैयार किया? तो उस्ताद ईसा जी ने। क्या? उस्ताद ईसा जी के द्वारा ताजमहल की रूपरेखा को तैयार किया गया। एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि सही कलंदर की उपाधि किसको दी गई? क्या अगर आपसे पूछा जाए कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई, तो मैं कहूंगा बाबर को साथियों कलंदर की उपाधि दी गई। ये भी आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, मुझे बताइए। देखिए मैं अगर कहूं कि पहला, देखिए पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 1931 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए थे, तो मैं कहूंगा लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो 1932 में साथियों तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है ना, मतलब एक ऐसी जनजाति जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा हो, तो मैं कहूंगा थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों ये जनजाति उत्तर प्रदेश में कहां पर निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे ज्यादा जनजाति यही जानी जाती है। और अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि दिवाली को शोक के रूप में, क्या दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो वो जनजाति थारू जनजाति है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों नंद वंश का शासन था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्म नंद थे। क्या कौन थे साथियों? महापद्म नंद ही नंद वंश के शासक थे। आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि देश है और उसके बाद उसकी राजधानी। क्या है साथियों? देश है और उसके बाद उसकी राजधानियां हैं। तो मैं कहूंगा जॉर्जिया की राजधानी क्या साथियों? टबिलिसी है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। जॉर्जिया की राजधानी जो है ना ये टबिलिसी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। नाइजीरिया की राजधानी क्या अबूजा है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। बहरीन की राजधानी की अगर बात करें तो मनीला नहीं है, क्योंकि बहरीन की राजधानी तो मनामा है। क्या साथियों? बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में कहां पर स्थित हैं साथियों, मुझे बताइए। देखिए पहला पॉइंट तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एलोरा की गुफाएं है ना ये महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा महाराष्ट्र में और कौन कौन सी गुफाएं साथियों स्थित हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर हैं, क्या अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए एलिफेंटा की गुफाएं या अगर आपसे पूछा जाए केनहेरी की गुफाएं कहां पर हैं, तो ये महाराष्ट्र में ही स्थित हैं, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं कहूंगा साथियों कि जो आपका एलोरा की गुफाएं हैं ये साथियों औरंगाबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। मैं कहूंगा औरंगाबाद का अब नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया है। ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है करके पीसी कल्चर किससे संबंधित है, मुझे बताइए। तो पीसी कल्चर की अगर बात करें साथियों ये तो मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि जो केचुआ पालन है ना, केचुआ पालन इसको क्या कहा जाता है? ये वर्मी कल्चर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्मी कल्चर इसको कहा जाता है। जैसे कि मत्स्य पालन को पीसी कल्चर, उसी प्रकार केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। अगर रेशम पालन की बात करें तो मैं कहूंगा साथियों इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। और मधुमक्खी की बात करें तो साथियों एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। तो इतनी चीजें साथियों यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों, देखिए सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आए और आपको मालूम ना हो। तो आसान से लेकर कठिन से कठिन जो जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है सब कुछ साथियों हम लोग पढ़ेंगे। बस आपको बहुत अच्छे तरीके से जो भी मैं आपको पढ़ाऊं ना साथियों बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लासेस को देखते रहना है। बहुत धमाकेदार आपका साथियों सिलेक्शन होगा। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मुझे बताइए। चलिए देखिए प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला ने लड़ा था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं साथियों जो आपका पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली के द्वारा लड़ा गया था, मैं कहूंगा ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चौसा का युद्ध क्या हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था? मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। घाघरा की युद्ध की जब हम बात करते हैं तो साथियों क्या अकबर, ठीक है ना, देखिए ये अकबर से संबंधित नहीं है, ये बाबर से संबंधित है। मैं कहूंगा ये तो बाबर ने लड़ा था, अकबर ने नहीं लड़ा था, ठीक है ना।
तो मैं कहूंगा साथियों, और कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि संविधान का 44वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, मुझे बताइए। तो 44वां संविधान संशोधन की अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। क्या? संपत्ति, यानी कि देखिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इसमें संपत्ति को मौलिक अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया साथियों? इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, मुझे बताइए। तो भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहां पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन भी किया जाता है, सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन भी किया जाता है और सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन भी किया जाता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। यह बात आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। और गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने की अगर बात करें तो ये एक नकदी फसल है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी नकदी फसल है, अगर ऑप्शन में गन्ना हो तो गन्ना आपको साथियों लगा देना है। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी साथियों, मुझे बताइए। तो ये तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। पहला पॉइंट तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। और किस भाषा में? तो गुजरात के ये थे, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, तो गुजरात में इन्होंने लिखी, तो गुजराती में इन्होंने लिखी थी। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का देखिए यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा लोक नृत्य, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश में तो किया जाता है, रासलीला भी, कजरी भी, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने जजिया कर हटाया था, मुझे बताइए। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने, मैं कहूंगा अकबर ने ही साथियों जजिया कर हटाया था। और कब हटाया था? तो 1564 में साथियों अकबर के द्वारा जजिया कर हटाया गया था। अच्छा अगर बात करें साथियों किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने साथियों? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था और अकबर के द्वारा जो है ना इस कर को हटाया गया, ठीक है ना। और उसके बाद साथियों क्या होता है, मैं कहूंगा साथियों औरंगजेब के द्वारा दोबारा, यानी कि एक चेन चली साथियों, पहले लगाया गया फिर हटाया गया, फिर ऐसे करके एक चेन चली थी। खैर अगले नंबर का सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का है करके हिमांशु शर्मा का संबंध साथियों किस खेल से है, मुझे बताइए। तो हिमांशु शर्मा का संबंध की अगर बात करें तो इनका तो मुक्केबाजी से इनका संबंध है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लोग यहां पर क्लिक कर लेंगे। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विश्वनाथ आनंद थे, जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 1991 में हुई थी, ठीक है ना। चलिए और अब अगर बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये नाम अब बदल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। क्या इसका नाम हो गया है? मेजर ध्यानचंद, क्या साथियों मेदन ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इस पुरस्कार का अब नाम हो चुका है। उसके बाद देखिए यूनिसेफ का साथियों मुख्यालय कहां पर है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यूनिसेफ की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कह सकते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी कह सकते हैं। बात करते हैं अगर इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। ये यूनिसेफ की अगर बात करें इसका संकल्प क्या है, इसका काम क्या है, तो जो युद्ध जो होता है ना, जब जब युद्ध होता है उसमें जो राष्ट्र के बच्चे वगैरह होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है या जो भी खाने पीने की दिक्कत उनको होती है तो उनको खाना पीना दिया जाता है, जो उनको स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वो ये काम करता है यूनिसेफ, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा इसका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, मुझे बताइए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना साथियों 1 अप्रैल क्या
1 अप्रैल 1935 को की गई थी, इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर किसके साथ है साथियों, सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नर साथियों कौन है, तो शक्तिकांत दास साथियों, क्या शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, केंद्रीय बैंक कह लो, या मैं कहूंगा बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को ही कहा जाता है। विश्व कैंसर दिवस साथियों कब मनाया जाता है मुझे बताइए, तो मैं कहूंगा विश्व कैंसर दिवस तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। जब हम बात करते हैं साथियों 1 दिसंबर की, तो विश्व एड्स दिवस, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्या साथियों, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और 25 मई को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्या साथियों, 25 मई को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये जितनी चीजें, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं कहूंगा इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं आपको साथियों सारी चीजें सब कुछ पढ़ा दूंगा A to Z करके, तो बचेगा क्या, एग्जामिनर कहां से साथियों क्वेश्चन लेगा। चलिए खैर, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि पीली क्रांति किससे संबंधित है मुझे बताइए। चलिए, तो पीली क्रांति की जब हम बात करते हैं, तो ये तो साथियों तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। पीली क्रांति की अगर बात करते हैं, ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि पपीते में खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो जो मध्य व अंत फल भित्ति होती है, ये पपीते का भाग खाया जाता है। उसके बाद देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई थी साथियों मुझे बताइए। चलिए, तो ये साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में, क्या महालवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करते हैं, अगर आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन आ जाए, तो आपको बताना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायतों की अवधि कितनी होती है, तो पंचायतों की अवधि 5 वर्ष की होती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर A के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये तो हरियाणा के करनाल में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। उसके बाद देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की जब हम बात करते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब साथियों एक तरीके से कब बनाई गई मुझे बताइए। चलिए फटाफट साथियों, जिन लोगों ने भी इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया, तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एक बार आप सभी लोग यहां पर शेयर भी कर देंगे, ठीक है ना। एक बार वीडियो को शेयर भी आप लोग कर देंगे, तो साथियों 1792 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर B है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, गेहूं की रोटी इनमें से किस कारण फूलती है मुझे बताइए। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, तो ईस्ट की वजह से जो है ना गेहूं की रोटी साथियों फूलती है। उसके बाद देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करते हैं कब से कब तक, तो 1951 से लेकर 1956 तक साथियों इसका कार्यकाल था। किसका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, 5 वर्ष की होती है पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर एक सवाल मुझे साथियों याद आ गया, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो मैं कहूंगा साथियों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्या साथियों, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी साथियों पहली पंचवर्षीय योजना। इस योजना में किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, मैं कहूंगा कृषि पर साथियों इस योजना में सबसे ज्यादा जोर दिया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। और पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष होते हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है बताइए। तो भारत और श्रीलंका के बीच साथियों मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर C के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करते हैं साथियों भारत और रूस के बीच कौन सा युद्ध होता है, तो इंद्र युद्ध अभ्यास जो होता है ना, ये भारत और रूस के बीच होता है। किसके बीच साथियों, भारत और रूस के बीच ये युद्ध होता है। उसके अलावा भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और नेपाल के बीच, तो साथियों सूर्य किरण युद्ध जो होता है भारत और नेपाल के बीच होता है। और भारत और अमेरिका की अगर बात करें, तो भारत और अमेरिका की अगर बात करते हैं साथियों, तो वज्र प्रहार युद्ध होता है। इतने पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मैं कहूंगा साथियों देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई, तो 14 सितंबर 1873 को की गई। किसके द्वारा की गई, तो साथियों ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछा जाता है साथियों, वो भी मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ। आपसे पूछा साथियों अगर ये जाए कि
आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि एलपीजी गैस में गंध किस गैस के कारण आती है, साथियों मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में रिसाव जब होता है तो उस समय साथियों गंध आने के लिए देखिए, क्योंकि अगर एलपीजी में वो चीज नहीं मिलाई जाएगी, मिथाइल मरकैप्टम नहीं मिलाई जाएगी तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए एलपीजी गैस में मिथाइल मरकैप्टम मिला दी जाती है ताकि जब एलपीजी का रिसाव हो, क्योंकि एलपीजी का रिसाव होगा तो पता ही नहीं चलेगा एलपीजी के साथ मिथाइल मरकैप्टम मिली हुई है, जब इसका भी रिसाव होगा तो पता चलेगा कि भाई हाँ एलपीजी निकल रही है, उसका रिसाव हो रहा है तो कुछ किया जाए आपके। इसलिए तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपसे पूछे कि एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस पाई जाती है तो मैं कहूंगा ब्यूटेन और प्यूपरन, आप लोग ध्यान रखें। क्या ये हो गया आपका साथियों ब्यूटेन हो गया, और एक और आप लोग ध्यान रखेंगे प्रोपेन, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन ये मुख्य रूप से एलपीजी में गैसेस पाई जाती हैं। अगला देखिए करके भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, मुझे बताइए। देखिए जब हम बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत की तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। और किस देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दची ग्राम या दची गम कह लो नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा यहां पर अगर बात करें, अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि रोहल्ला नेशनल पार्क कहां पर है, क्या अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि रोहल्ला नेशनल पार्क कहां पर स्थित है तो आपको हिमाचल प्रदेश बताना है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है साथियों, तो आपको उत्तराखंड बताना है। और नंदा देवी अगर आपसे पूछा जाए कि नंदा देवी साथियों कहां पर है तो उत्तराखंड आपको बताना है। और अगर आपसे पूछा जाए राजा जी, क्या साथियों राजा जी नेशनल पार्क कहां पर है तो आपको उत्तराखंड बताना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उतने पॉइंट यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आप अपने जहन में साथियों इन सभी चीजों को स्टोर कर लेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि नेशनल क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, मुझे बताइए। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम साथियों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है, मुझे बता दीजिए। आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए डब्ल्यूटीओ की अगर बात करते हैं, डब्ल्यू से हो जाएगा साथियों वर्ल्ड, और इससे हो जाएगा ट्रेड, क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर ट्रेड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। यानी कि हिंदी की अगर बात करें तो विश्व व्यापार संगठन, इसको हम लोग क्या करें, क्या साथियों विश्व व्यापार संगठन हो जाए। तो पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय साथियों कहां पर है, मैं कहूंगा जेनेवा में साथियों इसका मुख्यालय है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों प्लासी का युद्ध कब हुआ था, मुझे बताइए। तो प्लासी का युद्ध साथियों 1757 में हुआ था, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, जिनका आंसर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक तरफ थी ब्रिटिश सेना यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी एक तरफ, और एक तरफ थे भैया सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की इसमें हार हो गई थी, 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, और अंग्रेजों की एक तरीके से जीत हो गई थी। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि विश्व हिंदी दिवस साथियों कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें, अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, क्या पहला विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर बात करें साथियों कब मनाया गया, तो 10 जनवरी 1975 को मनाया गया। 10 जनवरी 1975 को मनाया गया, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा विश्व हिंदी दिवस इसलिए 10 जनवरी को ही मनाया जाने लगा, और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मुझे बताइए। चलिए
तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों यकृत है, इसलिए राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल साथियों 4 साल का होता है, ये आप लोग मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, चलिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन, और अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन बने हैं राष्ट्रपति। पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सलाह पर किया गया था साथियों, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा बलवंत राय मेहता, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन जो किया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहे कि संघ की राजभाषा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है। संघ की राजभाषा को भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दर्शाया गया है, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 343 में दर्शाया गया है। और अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और संघ की राजभाषा तो हिंदी हो जाएगी लेकिन लिपि क्या होगी, तो मैं कहूंगा देवनागरी लिपि होगी। इतनी भी ये भी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी साथियों क्या है, प्रेटोरिया है। क्या है साथियों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, आप लोग ध्यान रखेंगे प्रेटोरिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर बैंकॉक ये किसकी राजधानी, तो ये साथियों थाईलैंड की राजधानी। अगर आपसे पूछा जाता कि थाईलैंड की राजधानी क्या है तो आप बताते बैंकॉक है, ठीक है ना। उसके अलावा ये अशगाबाद ये किस देश की राजधानी है, तो मैं कहूंगा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। किसकी साथियों, तुर्कमेनिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी ये अशगाबाद हो जाएगी। अबुजा की जब हम बात करते हैं तो ये नाइजीरिया की राजधानी, क्या साथियों, ये नाइजीरिया की राजधानी। इतनी जानकारी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा यहाँ पर जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी, मुझे बताइए। चलिए क्या यहाँ पर साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो अगर आपका जवाब बलिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। कलपक्कम परमाणु रिएक्टर साथियों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, ये तमिलनाडु में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन है, मुझे बताइए। चलिए देखिए पहली की बात चल रही है, भारत की पहली एकमात्र, क्योंकि अभी तो दूसरी बन चुकी है द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन पहली की अगर बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका नाम है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेड डेटा सूची होती है इसमें ये किससे आकर संबंधित होती है, इसमें किसके नाम लिखे होते हैं। तो मैं कहूंगा जो संकट में होते हैं जीव, जिनकी प्रजाति खत्म हो रही होती है धीरे धीरे, उनके नाम रेड डेटा सूची में होते हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भूरी क्रांति किससे संबंधित है, मुझे बता दीजिए। भूरी क्रांति का संबंध साथियों किससे है, तो उर्वरक उत्पादन से है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है, बताइए। तो अमेरिका और कनाडा को तो 49वीं डिग्री चैनल साथियों अलग करती है, ठीक है ना। 49वीं डिग्री चैनल अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है कौन सी रेखा, तो 38 डिग्री चैनल आप लोग ध्यान रखें। क्या उत्तर कोरिया, ठीक है ना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो अलग करती है ना वो साथियों 38वीं एक तरीके से समानांतर रेखा भी इसको कह सकते हैं। 38 डिग्री चैनल भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर 10 डिग्री चैनल की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको और छोटा अंडमान द्वीप है इसको साथियों एक तरीके से अलग करते हैं। तो कुल मिला के साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि इनमें से किस पुस्तक का संबंध इंदिरा गांधी से है, मुझे बताइए। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें इंदिरा गांधी की पुस्तक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो जो इंटरनल इंडिया है ये पुस्तक इन्होंने 1978 में साथियों लिखी थी। ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करते हैं साथियों सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करें, ठीक है ना, तो ये दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। और अनटचेबल की अगर बात करें तो ये किसकी
पुस्तक अनटचेबल? ये तो मुल्कराज आनंद की पुस्तक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सावित्री की अगर बात करें तो ये अरविंद घोष की पुस्तक है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हो जाने के कारण कई लोगों की जान चली गई थी? तो मैं कहूंगा भोपाल गैस त्रासदी साथियों कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और कौन सी गैस की रिसाव होने की वजह से कई लोगों की जान गई थी? तो आइसोसाइनेड, ठीक है, आइसोसाइनेड, मिथाइल आइसोसाइनेड होगा। क्या साथियों? मिथाइल यहां पर लग जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेड गैस होती। इसलिए कुल मिला के आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। चलिए, तो ये कहां पर स्थित है साथियों? फटाफट आप लोग आंसर यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों इंदौर है तो मैं कहूंगा इंदौर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? देखिए, कव्वाली का जनक कहा जाता है इनको, कव्वाली का जनक कहा जाता है, और इनका जन्म साथियों कासगंज में हुआ था, ये आप लोग मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और जिस पीडीएफ का साथियों मैंने जिक्र किया था एसएससी जीडी एग्जाम के लिए साथियों, वो पीडीएफ बहुत कारगर है, क्योंकि बहुत मेहनत से वो पीडीएफ तैयार की गई है और सिर्फ 45 रुपए की दी जा रही है। मैं कहूंगा उसमें से 65 से 70% तो कॉन्सेप्ट उसी पीडीएफ में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस कुल मिला के पीडीएफ को अगर आप साथियों लेना चाहते हैं, अगर पीडीएफ को साथियों आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसको ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।